menstrual cycle? Anyone? What is menstrual cycle? It is the process of Focus there. Very good. बता। It is the process, हाँ, very It good. is a process of menstruation, मतलब हिंदी में हम लैंग्वेज मिक्स रखेंगे ताकि सबके समझ में आए. अभी मैंने बोला था. आराम से हिंदी इंग्लिश मिक्स जो समझ में आए वो. It is the process of a reproductive health during the pregnancy of a female of the females, and it's have 4 phases: menses, luteal, ovulation, menses, luteal, ovulation और बच्चे ने मेहनत follicles. की है. ठीक है. बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? दिस इज द सीरीज ऑफ चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी. ठीक है, तो हर महीने जो साइक्लिकल चेंजेस फीमेल की बॉडी में होते हैं वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. तो अब इसकी जो ड्यूरेशन है, देखो एक रेंज होती है, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती. तो ड्यूरेशन कैन बी फ्रॉम 22 टू 35 डेज. इवन दिस इज नॉर्मल, बट हम मान के चलेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 28 डे साइकिल इज द आइडियल साइकिल. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहे होते हैं. तो जिसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल. ठीक है, और इसके साथ में हार्मोन्स कैसे चेंज हो रहे हैं. तो इन 3 चीजों पे हम बात करेंगे. मैं बहुत बेसिक चीज बताती हूँ. सबसे पहले जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो लास्ट के 14 डेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 2 फेज में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो जो 2 फेज होती है, जैसे 2 फेज हो गई, इसको ले लेते हैं डे 14. डे 14 ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा 28, है ना. एवरेज साइकिल की बात करते हैं. तो डे 14 पे होता है ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग रिलीज होना. तो जो फर्स्ट फेज होती है उसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज. और सेकेंड फेज को जो हम बोलते हैं, जो सेकेंड हाफ है, उसको बोलते हैं हम ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज. तो ये 2 फेजेस हो गए. अभी जो इनिशियल फेज होती है, इसमें जो हार्मोन डोमिनेट करता है वो होता है ईस्ट्रोजन. ठीक है, और जो सेकेंड फेज होती है उसमें जो हार्मोन डोमिनेट करता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन. अच्छा, एक बात समझनी होगी कि फीमेल बॉडी में भी सारे हार्मोन्स होते हैं. फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, और मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन भी होते हैं. अच्छा, किसी को आइडिया है कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, हार्मोन्स का एक्सेस क्या होता है? नो आइडिया. बात करते हैं. तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ना, वो ऐसा होता है, HPA एक्सेस बोलते हैं इसको. HPA एक्सेस मतलब हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है. उसके बाद P मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड. ये बहुत बेसिक है. ये दिस इज द बेसिक साइंस ऑफ 10th क्लास. 10th 9th 10th बायोलॉजी का बेसिक है. और थोड़ा एडवांस करोगे, जिसको भी BSc नर्सिंग करनी है, ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा. अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कहानी में सुना क्यों रही हूँ, फायदा क्या तुम लोगों को ये सब सीख के. तो ये बात हम बाद में करेंगे. तो अब मैंने बोला कि HPA हमारी बॉडी में सब कुछ HPA एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और नीचे हो गया हमारा ओवरीज. तो होता क्या है, कैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, कितने हार्मोन होते हैं, 4-5 नाम याद कर लो, सब चीजें हो जाएंगी. पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. अच्छा, ये टर्म हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अल्ट्रासाउंड में भी लिखते रहते हैं. किसी को पता है क्या होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर? पोस्टीरियर बैक वाला उसको तो Very और good. एंटीरियर सामने. हर चीज में जो आगे है वो एंटीरियर, जो पीछे है वो पोस्टीरियर. क्योंकि अगर कोई चीज आपने देखी, अब आपको 3D में वो किसी को एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है, तो आप कैसे बताओगे कि एंटीरियर मतलब आगे था. ऐसे लीवर में बोलते हैं ना, एंटीरियर मतलब जैसे ये एब्डोमेन है तो ये कोट है मेरा, ये एंटीरियर है, ये कुर्ता पोस्टीरियर है, ये आगे है, ये पीछे है. तो ये बहुत बेसिक सी चीज है. तो अब होता क्या है, हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH.
GnRH इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, LH, FSH। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन जाके काम करते हैं ओवरी पर, दोनों, ये भी और ये भी। अब ओवरी के बारे में बताते हैं। तो जब ये काम करते हैं तो यहाँ से निकलते हैं दो हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सी सेल्स कौन सा हार्मोन बनाती है ये भी बताऊंगी मैं, क्योंकि जब हम फॉलिकुलोमेट्री करते हैं ना, जब हम IVF करते हैं, तो इन सब का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। फॉर द टाइमिंग ये समझो कि हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है GnRH स्टिमुलेट कर रहा है, पॉजिटिव इसको बोल रहा है कि पिट्यूटरी से कि भाई तुम ये LH और FSH रिलीज करो। ये दोनों ओवरीज पे काम कर रहे हैं और ओवरीज से दो हार्मोन निकल रहे हैं। अगर ये दोनों हार्मोन बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है, जब ये दोनों हार्मोन बढ़ जाएंगे, बढ़ गया तो बढ़ गया तो जरूरत नहीं है, तो सिग्नल भेजेगा ना ऊपर, तो यहाँ भी सिग्नल भेजेगा और यहाँ भी सिग्नल भेजेगा कि भाई अब कम कर दो, दोनों अब कम कर दो। तो अब OCPs कैसे काम करती है? OCPs में हमने क्या किया, कंबाइंड OCPs होती है। कंबाइंड OCP मतलब एक टैबलेट जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम उसको देते हैं तो क्या होता है, बॉडी में वो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो जब बढ़ गया तो ब्रेन को सिग्नल भेजना है ना कि अब जरूरत नहीं है तो मत भेजो, तो ये सिग्नल जाता है इधर, इसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब नहीं भेजना है, तो ब्रेन ये सारे हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है। और जब ये सारे हार्मोन रिलीज बंद कर देता है तो फिर एग्स बनना बंद हो जाते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, राइट? तो ये अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब हो गया फीडबैक इनहिबिशन। एक चीज होती है उसकी बात भी करेंगे, लालच भी होता है एक चीज। खैर, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये मैंने 3 चीजें बताई हैं एक साथ। डॉक्टर शाहीन वेलकम, यू आर लेट। थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे ताकि बाकी सबको भी याद हो जाए। आ जाओ, आगे बैठो। आगे बैठ। तो हमारा डिस्कशन हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? जस्ट सिट। बैठ जा। Menstrual cycle is the series of changes which are happening in female genital tract starting from the puberty. And what kind of changes? Changes in the ovary, changes in the uterus and changes in the hormones. तो हमारे वो menstrual cycle की 2 फेज होती हैं। हमारा नॉर्मल साइकिल लेंथ है 22 to 35, बट एवरेज हम मान के चल रहे हैं 28, जिसपे हम अपनी पढ़ाई करेंगे, फिर हमें सब समझ में आ जाएगा। तो 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल की 2 फेज होती हैं। जो फर्स्ट हाफ है 0 to 14 वाला, वो हो गया प्रोलिफरेटिव फेज। सेकेंड हाफ हो गया सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, राइट? फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन डोमिनेट करेगा, सेकेंड हाफ में प्रोजेस्टेरोन डोमिनेट करेगा। और ये जो डे 14 है, यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं लास्ट के 14 डेज फिक्स होते हैं। दिस इज अ टिपिकल टाइम। हमारी बॉडी में बड़ा सारा कुछ ट्रिगर है, जैसे GnRH भी हर 90 मिनट्स पे रिलीज होता रहता है। जब स्ट्रेस में आ जाते हैं तो रिलीज होना बंद हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से बच्चे नहीं लगते। यस, स्ट्रेस कैन कॉज इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस कैन कॉज एमेनोरिया। एमेनोरिया मींस सीजेशन ऑफ मेंसेस। तो स्ट्रेस यहाँ तक काम करता है। तो स्ट्रेस फ्री जिंदगी, दिल्ली में रहने वालों की इनफर्टिलिटी ज्यादा है, गाँव में बिहार में तो अच्छे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो क्यों? स्ट्रेस ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने बताया कि ये हमारी 2 फेज हो गई, ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार हार्मोन्स की बात करेंगे, तो उसके लिए हमें एक एक्सिस समझना पड़ेगा। तो दिस इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन से क्या है, एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH, जो कि जाता है पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब में। उसको बोलता है कि अब तुम नीचे के हार्मोन रिलीज करो, तो वो 2 हार्मोन रिलीज करती है, LH, FSH। तो ये दोनों हार्मोन जाके ओवरी पे काम करते हैं, ओवरी की अलग अलग सेल्स पे काम करते हैं। तो वहां से निकालते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? और जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं, भाई अब हमें जरूरत नहीं है, अब आप मत भेजो। तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं कि हमारा काम हो गया। तो जब भी यही हमारा रोल है कंबाइंड OCPs का, जो हम गोलियां बाहर से कहते हैं ना कि गोली खाओगे तो बच्चा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने बाहर से ईस्ट्रोजन दिया, तो हमारी बॉडी को सिग्नल लिया कि अब जरूरत नहीं है, अब तुम ये सब बंद करो। तो जब बाहर से दिया तो फिर हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया, वहां से GnRH नहीं आया, यहाँ से LH FSH नहीं आया, तो ओवम बनना यानी अंडे बनना
बंद हो गए, तो जब अंडे नहीं बनेंगे तो बच्चा नहीं लगेगा, राइट। ये हम हमने समझ लिया। अब हम एक और चीज समझेंगे कि ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं और हार्मोन बनते कैसे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो सबके लिए। दिस इज बेसिक, यहाँ तक का था 9th क्लास के बच्चों के लिए। इसके ऊपर जाएंगे 11th क्लास, फिर जाएंगे BSc नर्सिंग, ठीक है, तो ग्रेजुअली चलेंगे। अब समझते हैं ओवरी। ओवरी में क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा, ये है हमारा प्राइमरी oocyte। वो एग रिलीज होने से पहले ना एक डेवलपमेंट की, ग्रोथ की एक फेजेस से निकलते हैं। तो अब प्राइमरी oocyte जब ग्रो करता है तो क्या करता है, ये अपने आसपास कई सारी सेल्स जो है उनको जमा करता है, ऐसे ऐसे करके। ये सेल्स होती हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि LHFSS रिलीज करते हैं ओवरी पे जाके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन कौन क्या रिलीज करेगा ये नहीं बताया। मैंने ये नहीं बताया कि ओवरी का कौन सा पार्ट ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा और कौन सी सेल प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। कॉम्प्लेक्स है, आ रहा है, क्लियर? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है अब तक? मैं दोबारा से बता दूंगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा ना तो भाई निकल के जाओगे तो बोलोगे कि हाँ हमें तुमसे ज़्यादा आता है। 12th क्लास में बच्चे आएंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, उनके 100 में से 100 नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, है ना? मैटर्स टू यू। तो अब जब ओवरी ग्रोथ करता है, जब फॉलिकल ग्रो करता है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में भी बहुत सारी, कैसे, वो भी जब मैं फॉलिकुलोमेट्री करती हूँ ना तब बताऊंगी। तो प्राइमरी oocyte जब ग्रो करती है तो अपने आसपास कुछ सेल्स इकट्ठी कर लेती है, ठीक है, जिनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, और इसको बोलते हैं, सॉरी, ये दिस इज प्राइमोर्डियल, इसको बोलेंगे प्राइमोर्डियल oocyte। प्राइमोर्डियल मतलब प्राइमरी से भी पहले, प्राइमोर्डियल। अब ये बन गई हमारी प्राइमरी oocyte। अब ये और ग्रो करेगी, तो और ग्रो करेगी तो क्या करेगी, ये अपनी जो सेल्स हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स वो ज़्यादा इकट्ठी कर लेगी। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं एग को। एग को भी तो जिंदा रहना है ना, तो ये ज़्यादा हो जाएंगी, काफ़ी सारी होगी, और गोल गोल क्यूबॉइडल होगी, वेल डिफाइंड। और एक लेयर बना दी इन्होंने यहाँ पे, ये थिक लेयर, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और ये भी हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स होगी, ठीक है। इसके आगे जब ये और ग्रो करेगा आगे तो एक और सेल ऐड करेगा, ये हमारा प्राइमरी oocyte, उसके ऊपर हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स, और एक हमारी लेयर जो मैंने बताया जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को ही रप्चर करके इसको हम एंटर करते हैं, और एक और बाहर सेल अगली बार ग्रीन कलर से बनाएंगे, जिसको बोलते हैं थीका सेल्स, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया, अब थीका सेल के बाद जब रप्चर होता है ना तो यहाँ पे एक होल हो जाता है, और ये जो हमारा एग है वो बाहर निकल जाता है, पीछे रह जाता है इसका बाहर का एरिया, इसकी बॉडी। एग निकल गया और बॉडी बाहर, तो उस बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, ये सारे ग्रीक टर्म है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, और ल्यूटियम मतलब पेल। तो जब इसमें से एग निकल जाएगा ना तो पेल कलर की बॉडी रह जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम। हम बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस दिख रही है, ये सब बातें करेंगे। अब मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, क्या जानना हमें कि ये ग्रेन्युलोसा सेल है, ये थीका सेल है, क्या रेलिवेंस क्या है इन सब का। इन सब का रेलिवेंस ये है, तो ये हमारी दो सेल मैंने बताई हैं आपको ओवरी की, ग्रेन्युलोसा सेल और थीका सेल। तो जो ग्रेन्युलोसा सेल होती है बेसिकली ये रिस्पॉन्स करती हैं FSH हार्मोन को, और थीका सेल जो करती है LH। ठीक है, क्लियर? इसके आगे नहीं बताएंगे वरना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके आगे बस एक हम आपको हॉर्मोन्स बताएंगे कि बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं। अभी तक समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? नहीं, सब क्लियर है? ये सारी कहानी जो मैंने बताई है ना कि oocyte बनी, फिर उसके बाद उसमें ग्रेन्युलोसा सेल इकट्ठी हुई, फिर उस पर एक लेयर बन गई जोना पेलुसिडा की, ग्रेन्युलोसा सेल बढ़ गई, मोटी हो गई, खूब सारी, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। उसके बाद फिर एक और लेयर आ गई थीका सेल। तो ये ग्रेन्युलोसा सेल और थीका सेल मैंने क्यों बताई है, इसकी कहानी भी बाद में सुनाएंगे। सब चीज़ें बॉडी में कुछ भी ऐसे नहीं है।
आईवीएफ जैसे क्यों डेवलप हो, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, तो निकाल के सब कुछ एक्सटर्नली करने 50 इयर्स की लेडी के 2 बच्चे हो रहे हैं, हमारे पास आई थी ना उसके अंदर। तो व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज सारी फिजियोलॉजी हमने समझ ली और हमने इसको एक्सटर्नली लैब में करना शुरू कर दिया, बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो ये ओवरऑल इतना समझ में आ गया जो कुछ है। अब एक लास्ट मैं बताऊंगी कि बॉडी में हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, शुरू में जो हमारा डे 0 है, ये जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट डे होता है 0 डे, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब 5 दिन ब्लीडिंग हो जाती है, फिर क्या होता है, अब अंडे बनना शुरू होते हैं, एग बनना शुरू होते हैं। तो ये जो oocyte है ये बढ़ती जाती है, और ये जब बढ़ेगी तो क्या करेगी, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। तो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है धीमे धीमे करके, शुरू में तो कम होता है जब हमारे मेंसेस चल रहे होते हैं, ये ईस्ट्रोजन है, तो इसको ईस्ट्रोजन को बना देते हैं। फिर धीमे धीमे करेगा, ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ऐसे। जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो मुझे बताओ एफएसएच एलएच का क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? एफएसएच कम होता है, मैंने बताया था ना कि सिग्नल भेज रहा है। अब यहाँ पे एक झोल है, आगे बताएंगे क्यों होता है, वो भी कहानी, यही कॉम्प्लेक्स है। इस पूरी कहानी में अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो सच बताऊं तो मुझे एमएस में जाके समझ में आया था, एमबीबीएस में भी नहीं आया। ये फैक्ट है, एमबीबीएस में भी काम चल गया, गायनी की पोस्टिंग खत्म हो गई, सारी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी सब पढ़ ली, लेकिन जब एमएस करी तब जाके समझ में आया कि क्या है ये। तो ये ईस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो हमारी बात हो रही है एफएसएच पे कम होगा, राइट, कमी होगा ना, फीडबैक इनहिबिशन है। अब ये हमारा बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है ईस्ट्रोजन, क्योंकि ये ग्रो करती जा रही है। अब ये कम होता जा रहा है, ये हमारा रेड वाला जो है ये एफएसएच है। हम एफएसएच की बात करते हैं, एलएच की बात बाद में करेंगे। तो हमारा ईस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फॉलिकल अब बढ़ते जा रहे हैं, फॉलिकल बढ़ रहे हैं तो फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, और ईस्ट्रोजन सिग्नल भेज रहा है कि भाई कम कर दो ऊपर से। तो ऊपर से एफएसएच कम हो रहा है, तो ऊपर से जब एफएसएच कम हो रहा है तो इसके अलावा जो फॉलिकल हैं वो सब मर जाएंगे, एट्रेटिक हो जाएंगे, क्योंकि हर महीने एक ही फॉलिकल नहीं बनता, एक फॉलिकल तो रप्चर होता है। कम से कम 10 से 30 फॉलिकल रिक्रूट होते हैं, मतलब वो बनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक फॉलिकल को न्यूट्रिशन देना है तो सबको मारना पड़ेगा ना। तो एक फॉलिकल जो ग्रो कर रहा है उन्हें ईस्ट्रोजन बनाया, ईस्ट्रोजन ने फीडबैक सिग्नल भेजा कि भाई नहीं चाहिए, तो एफएसएच हो गया कम। तो जब एफएसएच कम हो गया तो बाकी के फॉलिकल जो बेचारे बढ़ नहीं पाए थे अब नहीं बढ़ेंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे, एट्रीजिया हो जाएगा उनका, खत्म हो जाएंगे। अब वो खत्म हो गए तो इस फॉलिकल का काम हो गया। ये तो चाहता था कि मैं बढ़ जाऊं और बाकी सब खत्म हो जाए। तो अब इस फॉलिकल का काम हो गया, ये आ गया जी इस स्टेज पे, अभी इतना बड़ा हो चुका है, सेल बहुत सारी आ गई है इसमें। तो अब ये क्या करेगा, अब कहेगा जी मैं अकेला रह गया अब, लेकिन मुझे तो ज्यादा चाहिए एफएसएच, अब मैं अकेला रह गया तो मुझे तो फूटना भी है ना आगे जाके। तो अब कुछ ऐसा करो कि मुझे ये हार्मोन ज्यादा लाओ। तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव फीडबैक, जैसे ईस्ट्रोजन और बढ़ेगा, ये हमारा ईस्ट्रोजन और बढ़ेगा तो वो एक सिग्नल भेजेगा, और वो सिग्नल भेज के बोलेगा कि जी अब मैं अकेला रह गया हूँ, बाकी सब जो मारने थे मुझे वो मैंने मार दिए, अब मुझे तो चाहिए एफएसएच, तभी तो मैं बाहर फूट के जाऊंगा। तो अब वो कहता है कि ये कब होता है, डे 12 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Most 90% of the MBBS doctors don't know this, and even 50% of the gynecologists don't know this. This is a fact. Dr. Shai is very relevant. I can bet on this. Nobody from a college where there was not the good classes knows this. किसी को नहीं पता होता, और ये सच है। अभी इसके आगे पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। तो डे 12 पे क्या कहता है कि वो एक फॉलिकल जो रह गया, जो बढ़ गया, वो कहता है जी मैं तो अब अकेला रह गया हूँ, मेरा काम हो गया, अब तो मैं एफएसएच कम मत करो, मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे रिलीज होना है, और रिलीज के लिए चाहिए एलएसएच। तो वो भेजता है पॉजिटिव फीडबैक। ये सारी कहानी मैंने नेगेटिव फीडबैक पे बताई थी। बस एक टाइम आता है डे 12 पे, जहाँ पे राइजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, और एकदम से आपके एलएच एफएसएच बढ़ जाते हैं। ये हमने एलएच ड्रॉ किया था, हम इसको एफएसएच को भी ऐसे से ड्रॉ कर देते हैं, हमारे पास कलर नहीं है, ये एलएच है। तो एकदम से क्या होगा, हमारा एलएच भी बढ़ेगा और हमारा एफएसएच भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। समझ गए? समझ में आया? ये कब होगा? एग्जैक्टली ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले।
क्योंकि LH सर्ज होगी तभी अंडा निकलेगा। मैंने क्या बताया था, LH थीका सेल पे होता है और थीका सेल सबसे आउटर लेयर है, इसमें छेद करना है तभी तो अंडा फूटेगा। तो हमें LH सर्ज चाहिए, याद कर लो इसको, रट्टा ही मार लो, LH सर्ज ओव्यूलेशन 24 आवर्स के बाद। अगर LH सर्ज नहीं होगी तो एग रिलीज नहीं होगा। बहुत सारी इनफर्टिलिटी का कॉज यही होता है कि LH सर्ज नहीं होती। हम लगाते हैं ना SCG इंजेक्शन, SCG और LH एक ही तरीके के हॉर्मोन्स हैं फोड़ने के लिए, क्योंकि वो अपने आप बॉडी नहीं फोड़ रही ना, तो हम लगाते हैं। तो अब ये हो गया हमारा, अब हो गया, अब हमारा काम हो गया। अब हमारा काम हो गया तो अब कम कमाएंगे। तो इसके बाद जैसे ये अंडा फूटेगा ना, जो कॉर्पस ल्यूटियम रह गई, मैंने बताया था ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। तो अब सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में हमारा जो ईस्ट्रोजन था ना बॉडी में, अब प्रोजेस्टेरोन भी आना शुरू हो जाएगा और वो सस्टेन रहेगा। हम अगली बार 3 कलर से बनाएंगे तो डायग्राम क्लियर हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। हमने कहा अभी तक एक ही बात आपको बताया कि जब भी हार्मोन बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जी जरूरत नहीं है। ऐसा ही होता है ऑलवेज, दिस इज अ रूल, नेगेटिव फीडबैक, कि यहाँ पे ईस्ट्रोजन आके कह रहे हैं नहीं भेजो, ये सब नहीं भेजो। इसीलिए ओसीपीज काम करती है, एक्सेप्ट एट वन प्लेस, जो कि डे 12 पे होता है। जब हमारा फॉलिकल बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो ब्रेन को बोल रहा है जी FSH कम कर दो, अब हमें और अंडे नहीं चाहिए। जैसे FSH कम होता है तो बाकी अंडे बनने लायक ही नहीं रहते, बेचारे खत्म हो जाते हैं, एक रह जाता है। अभी जब ये रह जाता है, इसको पता चल गया डे 12 पे कि मैं अकेला रह गया, बाकी सब हो गए एथलेटिक, तो अब ये कहते हैं अब मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे रप्चर होना है, तो मुझे LH सर्ज चाहिए। सर्ज मतलब इंक्रीज, राइट? तो अब इसको LH सर्ज चाहिए, तो इसको अब कहता है कि अब मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे फीड पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, ब्रेन को कहता है कि मैं अकेला रह गया, ईस्ट्रोजन भी ज्यादा है, अब तुम ज्यादा भेजो। तो ये इसीलिए FSH एकदम जब हम यहाँ पे हम करते हैं तो उल्टा हमारा FSH LH बढ़ जाता है। FSH भी बढ़ता है, LH भी बढ़ता है, लेकिन फूटने के लिए क्योंकि थीका सेल LH से रिलेटेड है ना, जो आउटर लेयर है जिसमें छेद होना है, जिसमें रप्चर होना है, तो इसलिए हमें LH ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनिशियल पार्ट पे हमारा FSH है, रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल, और रप्चर ऑफ फॉलिकल के लिए LH है। दैट इज व्हाई वी गिव SCG इंजेक्शन फॉर द फॉलिकल रप्चर। और LH सर्ज होने के बाद क्या होता है, 24 घंटे बाद एग रप्चर हो जाता है, और एग रप्चर होने के बाद बॉडी रह जाती है उसकी येलो कलर की बॉडी, और खुद वो बाहर निकल जाता है। तो जो येलो कलर की बॉडी रह जाती है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस मींस बॉडी, ल्यूटियम मींस येलो कलर। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो फर्स्ट हाफ में हमारा ईस्ट्रोजन डोमिनेट कर रहा है, सेकंड में प्रोजेस्टेरोन। अब इन सब के साथ यूटेराइन लाइनिंग में क्या चेंजेस होते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा नहीं बताते। एक सिंपल सी लाइन समझ लो कि पहले तो एंडोमेट्रियम शेड हो गया, जब ब्लीडिंग बंद हुई तो अब लाइनिंग सबसे पतली होती है, राइट? अब ईस्ट्रोजन के असर में लाइनिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद ईस्ट्रोजन यहाँ तक आएगा डे 14 तक। फिर LH सर्ज के बाद जब अंडा फूट जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन निकल जाएगा। इस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, यूट्रस की लाइनिंग को थोड़ा सा मोटा रखना, और उसकी जो ग्लैंड्स होती है ना, लाइनिंग के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उनका जो स्ट्रोमा होता है उसको थिक रखना, ताकि जब बच्चा बने तो वो चिपक जाए, स्टिकी हो जाए। और अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी और वो मेंटेन करेगा। तो प्रेगनेंसी का हार्मोन हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर से शेड हो जाएगा, फिर से प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, सब कुछ वही होगा। तो समझ में आया किसी को? कुछ नहीं आया, नहीं आया, कुछ आया। ये समझ में आया कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में क्या कहानी सुना रही हूँ भाई? अपनी जिंदगी में क्या है ना, जिसको काम की चीजें चाहिए। अब जब फॉलिकल ग्रो होना शुरू हुए थे तो 30 फॉलिकल ग्रो होना शुरू हुए थे, एक टेस्ट था उसमें से, वो जल्दी से बढ़ने लगा, ईस्ट्रोजन निकालने लगा, तो उसे सिग्नल भेज दिया भाई मैं बढ़ रहा हूँ, बाकी सबको बंद करो। तो बाकी सबका FSH कम कर दिया। दिस इज नेगेटिव फीडबैक, जो कि हर जगह होता है। लेकिन जब वो इतना बढ़ गया तो उसने कहा भाई मैं अकेला रह गया, बाकी सब तो मर गए, एथलेटिक हो गए, लेकिन मुझे तो फूटने के लिए LH चाहिए। तो यहाँ पे डे 12 पे, यानी रप्चर के जस्ट 2 दिन पहले, अब ये भेजेगा पॉजिटिव फीडबैक। अब बोलेगा ब्रेन को जी अब और रिलीज करो LH FSH। तो ब्रेन कहेगा ठीक है तुम अकेले रह गए, ठीक है, तो ब्रेन भेजेगा दोनों LH FSH। फिर LH सर्ज होगी, और LH सर्ज होते ही रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होते क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन निकलने लग जाएगा, और प्रेगनेंसी हो गई तो प्रोजेस्टेरोन चलता रहेगा।
हम प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं। जो ये पीसीओडी वाले पेशेंट होते हैं उसमें ये सब डेफिशिएंट होते हैं, ये अच्छे से नहीं बन पाता कॉर्पस ल्यूटियम, ये रप्चर नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें, इसलिए मैंने क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया इस पूरी कहानी का। एनीवन? मैंने बोला रूटीन, ये सब तो हमारी थ्योरी हो गई। हम लोग हमेशा सोचते हैं थ्योरी पढ़ने से क्या फायदा, यूज क्या है इसका डे टू डे प्रैक्टिस में, फायदा क्या है, व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल दिस। तो क्या बताया मैंने, क्या बताया? एक तो काम की बात, अपना देखो पहले, और जब टाइम पे डिसाइड करो जब फॉलिकल अपने को बढ़ना है ना तो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, और जल्दी चढ़ के ब्रेन को भेज दो, भाई मैं जा रहा हूँ, तुम बाकी सबको अब छोड़ो अब। और जब पहुंच गए तो बोले अब मैं पहुंच गया, अब तुम ज्यादा भेजो। तो जो तेज चलेगा ना वो स्मार्ट होगा, और स्मार्ट भी टाइम पे अपने ओपिनियन चेंज कर रहे हैं ना। पहले तो बोल रहा है कम भेजो ताकि बाकी सबको मार दो, और खुद मोटा हो गया तो बोल रहा है ज्यादा भेजो, मुझे रप्चर होना है। आगे समझ में? दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। एक चीज। दूसरी चीज हमने बताया ओसीपीज कैसे काम करती हैं, ठीक है। और हमने तीसरी चीज बताई कि हमारी हर चीज जो भी हार्मोन्स है वो ब्रेन से भी रिलेटेड है। हाँ, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड दिस, ठीक है, ओवरीज, ये चीज। चौथी चीज हमने बताई कि नेचर में सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, देयर इज अ रीजन, लॉजिक, तभी कुछ होता है। तो हमारे जो फेज है उसमें इनिशियल हाफ में ईस्ट्रोजन डोमिनेट कर रहा है, सेकंड हाफ में प्रोजेस्टेरोन डोमिनेट कर रहा है। अंडा फूटने के लिए एलएच सर्ज चाहिए ही चाहिए, और एलएच सर्ज के लिए जो है वो मैंने बताया पॉजिटिव फीडबैक, यही तो भेजेगा, एलएच सर्ज नहीं होगी। एलएच सर्ज जिनकी पुअर होती है ना, हम उनको रप्चर का इंजेक्शन देते हैं, एससीजी। एससीजी और एलएच ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ हार्मोन है, एक यूनिट तो बिल्कुल सेम है, एक थोड़ी अलग है। तो प्योरीफाइड एलएच नहीं आते तो हम एससीजी देते हैं, तो हम एससीजी देके उसको फोड़ते हैं, और हम टाइमिंग बताते हैं कि इतने दिन बाद कॉन्टैक्ट करना है, स्पेसिफिक। तो ये सब हमें पता होता है, ये हमें पता चल गया, ये भी हमें पता चल गया। आई थिंक काफ़ी कुछ हमें पता चल चुका है, ठीक है। एनी क्वेश्चन डॉक्टर शाहीन? नहीं? तो मैंने दो चीज़ें बताई, कंफ्यूज मत होना, हमेशा नेगेटिव फीडबैक रहेगा, एक्सेप्ट ऑन डे 12। डे 12 पे जब वो मोटा फॉलिकल है उसने अपना काम कर लिया, बाकी सबको मरवा दिया, अब उसको अपने फूकने के लिए ज्यादा चाहिए, तो वो बोलेगा ब्रेन को जाके पॉजिटिवली कि भाई मेरे को चाहिए ज्यादा, अब तुम एलएच एफएसएच भेजो। और जब ब्रेन एलएच भेजेगा तभी जाके एलएच सर्ज होगी, तभी फॉलिकल रिलीज होगा, और फॉलिकल जब रिलीज हो जाएगा तो वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, फॉलिकल बाहर चलेगा फैलोपियन ट्यूब में, और दैट कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन। हम इस पे आगे भी जाएंगे, हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी प्राइमरीली अगर ये दो चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि ये क्या है ना, अब जाके पढ़ना बेसिक चीजें। 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी के पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, वो लोग मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता बायोलॉजी, बोलो हम पढ़ाएंगे। और दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द फीमेल्स, राइट। तो सीओ हम ओसीपी देते हैं, उसका हम क्या फायदा, हमें क्यों करा, आगे भी समझेंगे हम। लीवर का क्या रोल है, मैं हमेशा बोलती हूँ तुम्हारा लीवर सही नहीं है तो तुम ये मत खाओ ओसीपी, या गोलियां खाने से लिवर डैमेज होगा, ये सब बातें कर ली, ठीक है। एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू।